जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोग बीकॉम के लिए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप 1 पढ़ रहे थे, जिसका बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करके देखे। साथ ही साथ इंट्रोडक्शन क्लास भी मैंने लिया था फर्स्ट डे। पूरा डिटेल में आपको बताया था कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है क्या। दोस्तों आज फिर से हम लोग थोड़ा बहुत जानेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या है। इसमें हम लोग सेकेंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं 2, जहां पर इंसॉल्वेंट ऑफ पार्टनर मतलब कि साझेदार दिवालिया हो जाएगा। उसके बाद हम लोग फर्म को क्लोज करेंगे। तो पूरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा उसके बारे में भी जानेंगे, लेकिन उसका जो थ्योरी बेसिक है उसको पहले हम लोग जान लेंगे। दोस्तों अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है, डिसोल्यूशन 1 का किसी भी क्लास को मिस किया है, तो आप जाइए, प्लेलिस्ट का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, आपको पूरा डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगा, उसे भी देखिए। और कुछ क्वेश्चन छूटा है तो उसे भी मैं बताने का प्रयास करूंगा अगर आप जानना चाहेंगे तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत डिसोल्यूशन है क्या। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि इंसॉल्वेंट ऑफ पार्टनर है क्या, और इसमें 2 में क्या एक्स्ट्रा काम हम लोग कर सकते हैं, कौन कौन से रूल को हम लोग यहाँ पर फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि डिसोल्यूशन है क्या। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 39 मतलब कि धारा 39 में दिया गया जो परिभाषा है उसे हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखता है किसी भी फर्म के सभी साझेदारों के बीच साझेदारी की समाप्ति ही फर्म का विघटन कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पर साझेदारों के बीच में जो साझेदारी है अगर वो समाप्त हो जाए तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फर्म का विघटन, मतलब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के विघटन पर साझेदारी का विघटन स्वतः ही हो जाता है। अगर फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है तो उस समय आपका साझेदारी का भी क्या हो जाएगा, विघटन स्वतः हो जाएगा। परंतु किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण या मृत्यु होने पर फर्म का विघटन नहीं होता है, यह भी यहां पर दिया गया है। लेकिन ए और बी है और बी का मृत्यु हो जाए तो ये क्या है, एक कंडीशन हो गया जहां पर साझेदारी के लिए कम से कम 2 व्यक्ति का होना जरूरी है, और यहाँ पर एक व्यक्ति बच रहा है तो साझेदारी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, तो उस समय आपको डिसोल्यूशन करना पड़ेगा। तो ये कंडीशन छोड़ के बाकी जो कंडीशन रहेगा उसमें मृत्यु हो जाए या अवकाश ग्रहण करके कोई पार्टनर चला जाए तो उस समय फर्म का क्या नहीं होता है, डिसोल्यूशन नहीं होता है। तो यहाँ पर लिख दिया परंतु किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण या मृत्यु होने पर फर्म का विघटन नहीं होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि विघटन का मतलब यहाँ क्या है कि फर्म को क्लोज करना, और क्लोज करके क्या करना, सारा एसेट्स को मार्केट में बेचना, और बेचने के बाद जो पैसा आएगा उससे लाइबिलिटी का पूर्ति करना, लाइबिलिटी का पेमेंट करना, पेमेंट करने के बाद जो पैसा बच जाता है तो जिसका जो हक होगा उसको दे देंगे, और किसी को अगर लेके आना होगा तो वो लेके आएगा। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है डिसोल्यूशन 2 में कि इंसॉल्वेंट ऑफ पार्टनर क्या हो जा रहा है, दिवालिया हो जा रहा है, और वो अपना पर्सनल प्रॉपर्टी से भी उस कमी को पूरा नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा वो हम लोग जानेंगे। अगर डिसोल्यूशन 1 आप नहीं पढ़े हैं तो प्लीज जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसे पढ़िए, तब इस वीडियो को देखिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर लिखता है इंसॉल्वेंट ऑफ पार्टनर्स। अब हम लोग समझ लेते हैं कि इंसॉल्वेंट ऑफ पार्टनर क्या है। तो इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया। दिवालिया का मतलब क्या है पूरा डिटेल में अभी हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पर पहले क्या लिखता है वो देख लेते हैं। फर्म के किसी भी साझेदार के दिवालिया होने पर फर्म का विघटन हो जाता है। तो यहाँ पर ये समझे कि दिवालिया जब भी कोई साझेदार होगा तो फर्म का क्या हो जाएगा, विघटन, मतलब कि डिसोल्यूशन हो जाएगा। अब हम लोग समझते हैं यहाँ पर कि इंसॉल्वेंट है क्या, एक्चुअल में पार्टनर्स का इंसॉल्वेंट कब होता है। तो यहाँ पर लिखता है जब किसी साझेदार का संपत्ति से अधिक दायित्व हो जाए और दायित्वों का भुगतान किसी निजी संपत्ति से भी करने में वो असमर्थ हो तो वैसे साझेदार को दिवालिया साझेदार कहते हैं। जब मान लीजिए ए बी सी है और सी का ऐसा परिस्थिति आ जाता है कि उसका जो कैपिटल है वो डिक्रीज डिफिशियंसी में चला जाता है और उसको
पैसा ला के देना हो और वो अपना निजी संपत्ति से भी उस पेमेंट को नहीं कर पा रहा है, तो उस दशा में वैसे साझेदार को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप 2 के हिसाब से सारा कैलकुलेशन करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं कि जो कैपिटल डिफिशियंसी होगा, जब कोई साझेदार क्या हो जाए, दिवालिया हो जाए, तो उसका जो कैपिटल डिफिशियंसी मतलब कि कैपिटल में जो कमी होगा उसको किस रेशियो में भरपाई कौन करेगा, उसके बारे में पूरा डिटेल में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पर सीधा सीधी ये बात है कि यहाँ पर 2 रूल फॉलो हम लोग करेंगे। पहला रूल फॉलो करेंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 और दूसरा रूल फॉलो करेंगे गर्नर वर्सेस मुर्रे। तो यहाँ पर इसको जानने से पहले हम लोग अपना रूल को पहले समझ लेते हैं, बहुत आसान है, पहले इसको समझते हैं फिर उसको समझेंगे। तो यहाँ पर जो कैपिटल का डिफिशियंसी है, मतलब कि जो डिफिशियंसी अमाउंट है, उसको सॉल्वेंट पार्टनर जो दिवालिया नहीं होगा वो कैपिटल रेशियो में भरपाई करेगा। मान लीजिए ए है, बी है और सी है। सी इंसॉल्वेंट पार्टनर है। कौन है? इंसॉल्वेंट पार्टनर है और इसको 500 रुपए क्या हो जा रहा है, कैपिटल डिफिशियंसी हो जा रहा है, 500 का कमी हो जा रहा है। अब ये भरपाई नहीं कर पाएगा क्योंकि ये दिवालिया है। तो दिवालिया जब हो गया तो कौन उसका साथ देगा, ए और बी। और इस कमी को कौन सा रेशियो में पूरा करेगा, इस कमी को कैपिटल रेशियो में पूरा किया जाएगा। यहां पर क्लियर है। और रियलाइजेशन का कोई भी तरह का लॉस होगा उसको सॉल्वेंट पार्टनर को कैश में लेके आने का यहां पर जरूरत नहीं है। जैसे बनता था पहले, जो रियलाइजेशन का लॉस है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा ए बी सी में, इसके बारे में कुछ सोचने का जरूरत नहीं है। और जो भी डिफिशियंसी आएगा उसको सीधा सीधी कैपिटल रेशियो में ए और बी क्या कर लेगा, वहन कर लेगा, क्योंकि वो सॉल्वेंट पार्टनर है। और पार्टनरशिप करने के समय में वादा किया जाता है कि एक दूसरे का साथ देंगे, तो वहां पर उसको साथ देना पड़ेगा ए और बी का। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बहुत इजी है। यहां पर जो भी कैपिटल में डेफिशिएंसी होगा उसका भरपाई सॉल्वेंट पार्टनर मतलब कि जो दिवालिया नहीं होगा उसको करना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा रेशियो में, कैपिटल रेशियो में। लेकिन कैपिटल रेशियो कौन सा, सबसे पहले यहां पर देखना पड़ेगा कि कैपिटल फिक्स्ड है या फ्लैक्चुएटिंग है। तो यहां पर अगर फिक्स्ड से चलेंगे हम लोग तो जो आपका बैलेंस शीट में कैपिटल होगा उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर फ्लैक्चुएटिंग का बात हो जाए तो उस दशा में आपका कैपिटल में रिजर्व हो गया, एकोमोडेटेड प्रॉफिट हो गया, ये सब का एडजस्टमेंट करने के बाद जो रेशियो आएगा उसके हिसाब से हम लोग कैपिटल डिफिशियंसी को ए बी जो रेशियो आएगा उसके हिसाब से वहन कर लेगा। तो उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, जब क्वेश्चन बनाएंगे उस समय ज़्यादा समझ में आएगा कि फिक्स्ड और फ्लैक्चुएटिंग में कैसे कैपिटल रेशियो निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में क्लियर समझ गए होंगे कि डेफिशिएंसी अमाउंट को कैपिटल रेशियो में देना है। फिक्स या फ्लैक्चुएटिंग उसको हम लोग सीख लेंगे जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन उसके बाद हम लोग को ये समझना है कि गार्नर वर्सेस मुर्रे का जो विवाद था वो क्या था और उस समय एक नया रूल कैसे जन्मा और इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं हम लोग हैं। तो यहां पर एक बैलेंस शीट आपको नजर आ रहा होगा, ये सन 1900 का ये बैलेंस शीट है। वहां पर 3 पार्टनर थे, गर्नर था, मुर्रे था और विकिंस था। ये 3 पार्टनर थे। विकिंस क्या हो गया, बेचारा दिवालिया हो गया। दिवालिया होने के बाद उसका जो कैपिटल डिफिशियंसी है $263 कुछ रहा था। ठीक है, $263। उसके बाद उस समय लॉस भी हुआ था फर्म को रियलाइजेशन से 635 रुपया का, और गर्नर का कैपिटल था 2500 और मुर्रे का जो कैपिटल था वो 314 रुपया था और कुछ कैश भी बचा हुआ था फर्म में $1916 के करीब। ठीक है, तो ये बैलेंस शीट था सन 1900 ईस्वी का। तो
तो यहां पर तो विकिंस को कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो निजी संपत्ति से भी अपना जो डिफिशियंसी है, कैपिटल में जो कमी है, पूंजी में जो कमी है, उसको पेमेंट नहीं कर पा रहा होगा, तो उसको तो कोई टेंशन नहीं है। अब टेंशन किसको था? गर्नर को और मुर्रे को। ये दोनों में एक विवाद उत्पन्न हुआ। क्या विवाद उत्पन्न हुआ कि रियलाइजेशन का लॉस जो है उसको कौन सा रेशियो में आपस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो आपको पता होगा रियलाइजेशन अकाउंट जब हम लोग बनाते हैं तो उस समय प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं गर्नर और मुर्रे में। ये सीधा सीधी ऐसा हो सकता था, लेकिन इसमें विवाद क्या था? गर्नर बोल रहा था मुर्रे के बात पर, पहले मुर्रे बोला कि भाई इसको प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। कौन सा रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए? कैपिटल रेशियो। क्योंकि मुर्रे थोड़ा चालाक था। चालाक क्यों था? देखिए 2500 और इसका 314 रुपये, ठीक है, हम रुपया बोल दे रहे, डॉलर में था, तो गर्नर को ज्यादा देना पड़ता और मुर्रे को कम देना पड़ता लॉस में कंट्रीब्यूशन, इसलिए ये चालाकी दिखला रहा था। तो गर्नर जब गुस्सा हो गया, गर्नर बोल रहा है कि भाई ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि वो जो लॉस है, रियलाइजेशन का लॉस है, वो प्रॉफिट और लॉस रेशियो में बांटना चाहिए, यही सही तरीका है। और बाकी जो कैपिटल डेफिशिएंसी वो उसके बारे में बाद में सोचेंगे, पहले तो यहीं पर विवाद हो गया। तो ये लोग कोर्ट चले गए। सन 1903 में इसका निर्णय दिया गया जस्टिस जॉयस के द्वारा। जो जस्टिस है उनका नाम क्या है? जॉयस। ये फैसला सुनाए कि सबसे पहले रियलाइजेशन का जो लॉस है उसको पीएल रेशियो जो है, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। और इस लॉस को सॉल्वेंट पार्टनर, इंसॉल्वेंट पार्टनर के बारे नहीं बोल रहे हैं, सॉल्वेंट पार्टनर मतलब कि जो दिवालिया नहीं हुआ, तो कौन दिवालिया नहीं हुआ? गर्नर और मुर्रे को कैश में लेके आना होगा। जो भी नुकसान है रियलाइजेशन का उसको पहले डिस्ट्रीब्यूट करना होगा पीएल रेशियो के हिसाब से, और उसको नगद में लेके आना होगा फर्म में, जिससे फर्म का कंडीशन थोड़ा अच्छा हो जाए। कैश पहले से था 1916 और पैसा आ जाएगा, इससे किसी इंसॉल्वेंट पार्टनर का मदद करने में आसानी होगा। तो ये रूल पहले बनाया गया। जस्टिस जॉयस बोले कि सीधा सीधी आप जो रियलाइजेशन का लॉस है उसको पीएल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए और कैश में लेके आइए। जब कैश लेके आ जाइएगा और उसके बाद कैलकुलेशन कीजिएगा, तो जो इंसॉल्वेंट पार्टनर होगा उसका जो कैपिटल डिफिशियंसी होगा उसको कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिएगा आपस में। बात हो गया खत्म। तो इस पर भी जो निर्णय आया 1903 में, उसके बाद एक नया रूल लागू होने लगा 1904 ईस्वी से। सबको इसको फॉलो करने लगे इस रूल को, और सब जगह इसको मान्यता भी मिलने लगा। उसके बाद 1904 में जब इसको आगे बढ़ाया गया, सबको इसको मान्यता दिया, लेकिन बहुत विवाद भी उत्पन्न हुआ। जैसे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में इसको तरजीह नहीं दिया जाता है, यहाँ पर उसको लागू नहीं किया जाता है। वो क्लियर कहते हैं कि ये लाभ देना हुआ एक तरह से, कैश में कैसे लेके आएगा। हो सकता है उसका परिस्थिति, सॉल्वेंट पार्टनर का भी परिस्थिति ठीक नहीं होगा, तो वो कैश में रियलाइजेशन का लॉस को कैसे लेके आएगा। तो ये सब मानते हुए यहाँ पर इसके बारे में कुछ रूल नहीं बनाया गया। सीधा सीधी ये बोला गया जो इंसॉल्वेंट पार्टनर मतलब कि दिवालिया पार्टनर है उसका कैपिटल डिफिशियंसी कौन सा रेशियो में बांटा जाएगा? कैपिटल रेशियो में। और यही रूल कहाँ लागू होता है? गर्नर वर्सेस मुर्रे में भी। लेकिन यहाँ पर केवल एक चेंजेस है कि रियलाइजेशन का लॉस जब भी होगा गर्नर वर्सेस मुर्रे में, तो सॉल्वेंट पार्टनर जो भी लॉसेस होगा उसको लेके आएंगे कैश में, और बाटा कौन सा रेशियो में जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में, और कैश में लेके आएंगे। यहां पर कैश लेके नहीं आना है, केवल डिस्ट्रीब्यूट करना है
प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में। बस यही छोटा सा फर्क है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में और गर्नर वर्सेस मुर्रे में। तो यहाँ पर विवाद भी समझ में आ गया होगा कि विवाद क्यों हुआ था, रियलाइजेशन को, लॉस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो कोर्ट निर्णय दिया प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए और कैश में लेके आइए। उसके बाद कैश जमा हो जाएगा, उसके बाद जो भी डिफिशियंसी होगा उसको कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अगर आप बने रहें, अगला क्वेश्चन मैं बताऊंगा तो वहां पर आपको पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा कि ये विवाद क्या था और कैसे कैश में लेके आना है। रियलाइजेशन का लॉस में प्रॉफिट होगा तो कोई मारामारी नहीं है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 और गर्नर वर्सेस मुर्रे सेम हो जाता है। प्रॉफिट की कंडीशन में दोनों का रूल सेम है और जो डिफिशियंसी होगा कैपिटल में वो तो होना ही है, उसको कैपिटल रेशियो में बांटा जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर पूरा थ्योरी मैंने आपको बता दिया कि क्या कंडीशन होता है इंसॉल्वेंट ऑफ पार्टनर में जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप 2 हम लोग को पढ़ना पड़ रहा है। तो यहाँ पर जो कैपिटल का डिफिशियंसी है उसको 2 रूल से हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो उस रूल को हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग डिटेल में क्वेश्चन को बनाएंगे जिससे हम लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल द कॉमर्स वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। जो वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन अपडेट पाने के लिए, और अपने दोस्तों में शेयर कर दिए ताकि उन तक भी इसका लाभ पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।